वेलकम टू माय चैनल हेल्थ फिटनेस एंड होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है सोराइसिस। सोराइसिस भी बहुत ही कॉमन है, क्लिनिकल केसेस बहुत सारे आ रहे हैं सोराइसिस के। तो मैं चाहती थी कि सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊं और अपने जो मेरे पेशेंट्स हैं और जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता चले कि अगर वो सोराइसिस नाम की बीमारी से ग्रस्त हैं तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसका मैनेजमेंट क्या हो सकता है, होम्योपैथी में उसका क्या स्कोप है, क्या क्या दवाइयाँ हैं जिनसे उनको ठीक किया जा सकता है और कैसे आप सोराइसिस के साथ पे एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो ये सारी जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो में जुड़े रहें अंत तक। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले जानते हैं कि सोराइसिस होता क्या है। सोराइसिस जो है एक क्रॉनिक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है जिसमें स्किन जो है वो स्केली हो जाती है, वेल डिफाइंड इसके मार्जिन होते हैं और जहाँ पे ये लेजन होता है वहाँ की स्किन में से ड्राई फ्लेक्स, सिल्वरी कलर के ड्राई फ्लेक्स निकलते रहते हैं क्योंकि वहाँ पे हाइपर केराटोसिस होता रहता है स्किन का, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा स्किन निकलती रहती है और इसके मार्जिन जो होते हैं वेल डिफाइंड होते हैं और थोड़े से रेज्ड होते हैं, एरिथमेटिस होते हैं। और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, इसका कुछ पर्टिकुलर कारण नहीं पता चला है, बट इतना है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। लेकिन हाँ, 25% केसेस में जो फैमिली हिस्ट्री होती है वो इन्वॉल्व होती है। अगर कोई बच्चे को है तो फैमिली हिस्ट्री कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व होती है। फैक्टर्स जो कॉज करते हैं इसको फ्लेयर अप होने में, उसमें सबसे ज़्यादा कॉज करता है कि सन एक्सपोजर अगर ज़्यादा हो तो भी ये फ्लेयर अप हो जाता है, या कोई बॉडी में इन्फेक्शन हो या कोई ड्रग्स ली हो तो हो जाता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो, इमोशनली डिस्टर्ब रहते हो तब हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है अगर स्किन में कहीं पे, तो ये अगर आपकी टेंडेंसी है तो ये ट्रिगर हो जाता है वहां से और फ्लेयर अप हो सकता है। आइए जानते हैं कितने तरह के हो सकते हैं सोराइसिस। सबसे पहला जो सबसे कॉमन है वो प्लग पैटर्न होता है जो कि कुछ मिलीमीटर से लेके कुछ सेंटीमीटर तक और बड़े साइज में हो सकता है और ये बड़ा लेशन होता है ज़्यादातर, और ये ज़्यादातर एडल्ट्स में होता है और इसके मार्जिन्स बहुत ही वेल डिफाइंड होते हैं, रेडनेस होती है, मार्जिन्स में उभरा हुआ होता है और उसमें ड्राइनेस होती है और सिल्वर कलर का, बिल्कुल चांदी की तरह चमकता हुआ सिल्वर कलर की स्केलिंग होती है अगर उसको स्क्रैच करते हैं तो। और ये ज़्यादातर नी पे, एल्बो पे, लोअर बैक पे, पेट पे हो सकता है और मोस्ट कॉमन यही टाइप होता है। दूसरा होता है गटेड सोराइसिस जो कि ज़्यादातर बच्चों में और एडोलेसेंस में पाया जाता है। ये बहुत ही छोटे छोटे डॉट्स टाइप होते हैं, कुछ 2 मिलीमीटर से लेके 5 मिलीमीटर तक ये होते हैं और इसमें इचिंग होती है और शुरू में इसमें स्केलिंग होएगी ड्राई बाद में प्लाक का रूप ले लेता है। और एक होता है पस्टुलर सोराइसिस। जो पस्टुलर सोराइसिस होता है वो ज़्यादातर पाम पे और सोल पे होता है और इसमें पस जैसा कुछ डिस्चार्ज निकलता है। आर्थराइटिक सोराइसिस होता है जो कि हमारे लिम्स के जॉइंट को इन्वॉल्व करता है और उसमें जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है, उनमें इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है। ये एसोसिएट होता है नॉर्मल जो सोराइसिस होता है उसके साथ, अगर ये सीवियर कंडीशन में हो तो आइए जानते हैं सोराइसिस के कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी स्किन पे जो लेजन हो रहा है वो सोराइसिस है या फिर एक्जिमा है। तो सबसे पहला इसका सिम्टम यही होता है कि ये वेल डिफाइंड इसके मार्जिन्स होते हैं जो एरिथमेटस होते हैं, यानी कि रेड कलर के वेल डिफाइंड मार्जिन्स होंगे, या तो बिल्कुल प्लेन भी हो सकते हैं या थोड़े से उभरे हुए भी हो सकते हैं और बीच का जो पोर्शन होता है वो स्केली होती है, उसमें ड्राइनेस होता है, उसमें सिल्वर स्केल डेंड्रफ की तरह सिल्वर कलर का स्केलिंग होती है अगर आप उसको स्क्रैच करते हैं तो। और सबसे बड़ा मार्क सिम्टम ये है कि ये बहुत ही वेल डिफाइंड होता है, जबकि एक्जिमा वेल डिफाइंड नहीं होता है और ये होता है। और सेकंड सिम्टम इसमें होता है कि ये आपको एल्बो पे मिलेगा, बैक पे मिलेगा, स्कैल्प में मिल सकता है, नेल्स में हो सकता है या ट्रंक पे हो सकता है, ज़्यादातर इन्हीं पार्ट में पाया जाता है।
और जब हम इसकी स्केल, जो इसमें से स्केलिंग होती है, जो ड्राई रूसी जैसा ड्राइनेस निकलती है, उसको हम अगर स्क्रैच कर देते हैं तो नीचे से पिन पॉइंट जैसे पॉइंट से ब्लड निकलता हुआ दिखता है, बिल्कुल पॉइंट सा। तो ये इसका वेल मार्क्ड सिम्टम होता है, जिससे हमें इजीली पता चल जाता है कि ये सोरायसिस है। नेल्स में अगर होता है तो सबसे पहले जो नेल है ये अंदर को पिटिंग होने लग जाती है नेल्स में, और ये नेल बेड से डिटैच होने लगता है, यानी कि ये यहाँ से अलग होना शुरू हो जाता है। पेन होता है इसमें, और पेन होता है, कभी नहीं भी होता है। अगर नर्व को इन्वॉल्व हो जाती है तो पेन होता है, अदरवाइज पेन नहीं। और सिम्टम इसमें होता है कि बेसिकली इसमें इचिंग नहीं होती है, बट इन टॉपिकल कंट्रीज पेशेंट्स बताते हैं कि वहाँ पे इचिंग हल्की या फिर मॉडरेट इचिंग हो जाती है। और अगर ये स्कैल्प में होता है तो उसको आप पता लगा सकते हो कि वहाँ पे थिकनेस बन जाएगी स्कैल्प में, जहाँ पे भी होगा, और वेल डिफाइंड मार्जिन्स बनेंगे, ज़्यादातर मार्जिन्स में होता है। और स्केल्स बहुत मोटा एक लेयर बन जाती है, वो डैंड्रफ से अलग दिखती है, वो मोटी लेयर। इसमें बाल चिपकते नहीं है, पस नहीं बनता, लेकिन वो थिक लेयर बन जाती है हेयर्स के नीचे, तो उससे पता लगाया जा सकता है कि ये सोरायसिस। अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इसमें इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। हिस्ट्री से और सिम्टम्स देख के जो डॉक्टर होंगे वो इजीली अपने क्लिनिक पर पहचान जाएंगे कि सोरायसिस है, और आप भी इसको इजीली पहचान सकते हैं कि सोरायसिस है। ये ऑटो इम्यून डिजीज है और ये नॉन इन्फेक्शियस है, मतलब एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में नहीं जाता है। तो अगर आप एक सोरायसिस से इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ बैठते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो ये आपको उससे नहीं फैलेगा, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। इसके साथ और भी ऑटो इम्यून डिजीज, क्योंकि अगर एक बार बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है तो और भी ऑटो इम्यून डिजीज होने के चांसेस होते हैं। इसलिए टाइम टू टाइम अपना थायराइड प्रोफाइल कराते रहें, और भी जो भी अगर आपको सिम्टम्स कुछ और लगते हैं तो अपनी बॉडी का इन्वेस्टिगेशन वगैरह कराते रहें। और सोरायसिस के लिए कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती है, ये क्लिनिकली एग्जामिनेशन में ही पता चल जाता है और हिस्ट्री देख के पता चल जाता है। और ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले पेशेंट्स को एश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि काउंसलिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल लेती है, जिसमें आपको खुद को एश्योर करना पड़ेगा इस बात के लिए कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है और इसका पहले हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, पूरी तरह से क्योर नहीं होता है, और धीरे धीरे सिम्टम्स को डिक्रीज किया जा सकता है। और फॉर द लॉन्ग टाइम अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ट्रीटमेंट लेते हो 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो आप इसके साथ इजीली अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हो, और ये आपका बहुत ही कंट्रोल और मिनिमम या तो कम से कम डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये डिसअपियर आपकी बॉडी से हो जाए तो दोबारा नहीं हो सकता, ये दोबारा 5 साल 10 साल बाद दोबारा से रिलैप्स हो सकता है। तो टाइम टू टाइम जब भी आपको थोड़े से सिम्टम्स आए, आप हल्का सा लेशन देखें, तो आप तुरंत अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए साथ में आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी बहुत ज़रूरी है। हेल्दी डाइट लें, एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर खाना खाएं, मेडिटेशन करें, योगा करें। ये हर बीमारी के लिए बहुत ही मस्ट है कि आपका बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है, प्लेंटी ऑफ वाटर का इंटेक होना बहुत ज़रूरी है, और आपको मेडिटेशन एंड योगा करनी बहुत ज़रूरी है। और होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी में इसको ट्रीट किया जा सकता है। सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए कुछ मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती हैं, साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी देनी पड़ती हैं टाइम टू टाइम, और उसके साथ में इंटरकरेंट मेडिसिन भी देनी पड़ती हैं टाइम टू टाइम। और इसका टाइम ड्यूरेशन ट्रीटमेंट का 6 महीने से लेकर साल भर लग जाता है, और कई बार क्रॉनिक केसेस में 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप इसको ईजिली मैनेज कर सकते हैं, बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं सोरायसिस के केस में, जिसमें पेट्रोलियम बहुत अच्छी दवाई है, नेट्रोम्यूर बहुत अच्छी दवाई है, काली म्यूर है, सल्फर है, बेसिलाइनम है, मेडोराइनम है, और लाइकोपोडियम है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो सकती है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आपके सिर्फ सोरायसिस पे बेस नहीं होती, आपकी
ओवरऑल बॉडी, आपके मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल और सिम्टम्स जो भी बॉडी में आते हैं आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग के अकॉर्डिंग ही आपका डॉक्टर बता सकता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन क्या होगी। तो इस तरह की क्रॉनिक बीमारी को ठीक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए अपने डॉक्टर को से आप कंसल्ट करें, केस टेकिंग कराएं, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकलवाएं और उसको भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। बीच बीच में इंटरकरेंट मेडिसिन लेनी होती हैं जिससे कि हमें जल्दी रिलीफ मिल सके। और टॉपिकल एप्लीकेशन में आप पेट्रोलियम ऑइंटमेंट आती है, पेट्रोलियम जेल भी आता है, तो आप पेट्रोलियम यूज़ कर सकते हैं। अगर लेशन में इचिंग वगैरह है तो आप सल्फर यूज़ कर सकते हैं ऑइंटमेंट। और अगर उसमें कुछ स्क्रैचिंग ज़्यादा है, ऊजिंग हो रही है किसी तरह की, तो आप उसमें कैलेंडुला का एप्लीकेशन कर सकते हैं और उसको ज़्यादा ड्राई ना होने दें। अगर फुल बॉडी में है तो आप कोकोनट वाटर अगर होल बॉडी में है तो आप कोकोनट ऑयल का यूज़ करें, क्योंकि सबसे माइल्ड और नॉन रिएक्टिव कोकोनट ऑयल ही होता है, स्किन के लिए बहुत ही सूदिंग होता है। तो कोकोनट ऑयल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अपने जब भी नहाएं उसके बाद आप जो भी लेशंस हैं उसमें कोकोनट ऑयल ज़रूर लगाएं। और प्लेंटी ऑफ वाटर का इंटेक बहुत अच्छा रखें, वाटर का इंटेक बहुत ज़रूरी है। ओमेगा रिच फूड लें, विटामिन डी अगर आपको डेफिशिएंट है तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स लें। और धूप में भी बैठें, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप धूप में एक्सपोज करते हैं तो ये एग्रावेट कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा धूप नहीं, जो माइल्ड धूप होती है मॉर्निंग की, उसमें आप 10 से 5 मिनट बैठ सकते हैं। बाकी विटामिन डी सप्लीमेंट्स आपको लेने बहुत ज़रूरी हैं। कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट लेने बहुत ज़रूरी है। एंटीऑक्सीडेंट के लिए आप फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, विटामिन सी रिच फ्रूट्स जो हैं वो आप ज़्यादा खाएं, तो इससे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और मेडिटेशन और योगा आप करें ज़रूर। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आप इससे अपने आप को हील कर सकते हैं। और मेंटली अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम साइकोलॉजिकली सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, होपलेस नहीं होते हैं, पॉजिटिव वाइब्स रखते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं और अपना थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखते हैं, तो हम बहुत जल्दी रिकवरी करते हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना, पॉजिटिव वाइब्स रखना अपने सराउंडिंग्स में बहुत ज़रूरी है। तो वो भी आप करें। मेडिटेशन और योगा करते रहें, स्ट्रेस से दूर रहें, क्योंकि ये स्ट्रेस से ट्रिगर हो जाता है। अगर आप स्ट्रेस करेंगे तो ये ट्रिगर हो सकता है, इसलिए स्ट्रेस से दूर रहें। इसलिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।